गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए शुरू करते हैं। पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ जो पढ़ रहे थे, चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं, पर इससे पहले थोड़ी एक दो बात जो मुझे समझ में आई वो थोड़ी शेयर करेंगे। तो हम जानते हैं कि अध्यात्म के अंदर जागृति का बहुत महत्व है। मतलब अध्यात्म का एक आयाम ही है जिसको हम जागृति कहते हैं, अवेयरनेस, अवेकनिंग वगैरह। तो वो हमारी जैसे जैसे साधना करते हैं तो हमारी जागृति कितनी बढ़ती है उसके ऊपर हमारा प्रोग्रेस का आधार रहता है। और वैसे जागृति जो है वो संसार में भी उपयोगी है, क्योंकि जागृति के बिना तो अच्छी तरह कामकाज भी हो नहीं सकते, और अंदर जाने के लिए आध्यात्म में भी इसका उपयोग है। पर जागृति को जगाने के लिए हमारा इमोशनल सेंटर का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। जागृति का सीधा संबंध जो है हमारा इमोशनल सेंटर से है, क्योंकि जो जागृति है या अगर हम परमात्मा का अनुभव भी करते हैं तो वो इमोशनल सेंटर से करते हैं, जिसको हम भक्ति कहते हैं। तो इमोशनल सेंटर का विकास करना ज़रूरी है। पर देखा जाए तो हमारा क्या इमोशनल सेंटर का विकास इतना हुआ है? हमारे अंदर इमोशनल सेंटर का विकास जो है वो बहुत कम है, और ज़्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो बहुत ड्राई होते हैं, नॉन इमोशनल होते हैं, इनसेंसिटिव होते हैं। इसका कारण एक ही है कि इमोशनल सेंटर का विकास नहीं हुआ है। और इमोशनल सेंटर का विकास क्यों नहीं हुआ है, इसका सीधा जो संबंध है हमारा बचपन से है। तो अगर बचपन से हमारी कोई केयर ली जाती है अच्छी तरह, या हमारा इमोशनल सेंटर की को विकसित करने का कोई प्रयत्न किया जाता, इन शॉर्ट माँ बाप द्वारा और दूसरों द्वारा हमें अच्छी तरह प्रेम मिलता, तो जो आज कमी है वो हम इतनी महसूस नहीं करते। और न कि संसारी लोगों के अंदर ये कमी है, पर अध्यात्म के अंदर भी जो लोग है उनके अंदर भी इतना इमोशनल सेंटर का विकास या भावपूर्ण व्यक्ति हो या लाइव हो, ऐसे बहुत कम लोग दिखते हैं। अपने अंदर सहमे सहमे लोग रहते हैं। तो ये बिल्कुल कमी हमारे अंदर है, और इसका हमारा सीधा संबंध जो है वो हमारे बचपन से है। तो पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में ये जो अपेंडिक्स 2 है वो मैं ज़रा देख रहा था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें तावरिया जी ने बहुत अच्छी तरह, बहुत गहराई से बताई है कि क्या होता है और क्यों प्रेम नहीं मिलता है और कहाँ चूक हो जाती है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले उसमें से पढ़ते हैं और ये बात थोड़ी क्लियर करते हैं, क्योंकि हमें ऐसे साधक का भी ये जानना ज़रूरी है, और कैसे हम इसका विकास अभी भी कर सकते हैं वो हमारा एक प्रयत्न रह सकता है। तो पर्पस ऑफ बर्थ एंड डेथ में अगर किसी के पास किताब है तो पेज नंबर 375 के ऊपर देख सकते हैं, जिसके अंदर अपेंडिक्स 2 बताया हुआ है। तो अपेंडिक्स 2 के अंदर कुछ पैराग्राफ्स हम पढ़ेंगे और ये चीज़ को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 375 के ऊपर सेकंड लाइन है, These 3 grades of intensities of love are: 1. Worldly love, 2. Parent-child love, 3A. Maximum negative self-love, and 3B. Positive spiritual love. तो यहाँ 4 प्रकार के प्रेम की उन्होंने बात की है। एक जो संसारिक प्रेम होता है, स्त्री पुरुषों के बीच में आकर्षण होता है, और वो प्रेम की बात है। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट जो है वो पेरेंट चाइल्ड का,
मतलब माँ बाप के साथ में बच्चों का किस तरह का एक रिश्ता है या प्रेम है, वो बातें। तीसरा जो है वो सेल्फ लव। सेल्फ लव न माने एक प्रकार का अहंकार है व्यक्ति के अंदर, वो अपने अंदर ही अपनी इमेज को एक बनाए रखा है और उसके प्रेम में पड़ जाता है। मेरे अंदर ये खूबियाँ है, मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ है, इस तरह की वो सोच बना लेता है और सेल्फ लव में पड़ जाता है। तो ये और कुछ नहीं है, ये बिल्कुल जो है वो एक अहंकार का ही एक भाग है। और लास्ट में जो है वो पॉजिटिव स्पिरिचुअल लव। तो ये साधना के अंदर काम का चीज़ है कि जैसे जैसे व्यक्ति साधना में आगे बढ़ती है तो उसके अंदर एक स्पिरिचुअल लव का, आध्यात्मिक प्रेम का विकास होता है। और ये एक मापदंड हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति के अंदर कितना विकास हुआ है, तो स्पिरिचुअल लव इसके अंदर बढ़ा है कि नहीं। क्योंकि स्पिरिचुअल लव बढ़ेगा तो उसका व्यवहार दूसरों के प्रति एकदम अलग हो जाएगा। आज जो हम व्यवहार करते हैं तो एक अलग बात है, और स्पिरिचुअल लव जब हमारे अंदर जागता है तो दूसरों को हम कंसीडर करना समझते हैं। और इसके साथ में हमारा परमात्मा के प्रति कितना भाव बढ़ता है वो भी हम इसके द्वारा देख सकते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रेम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है उसके अंदर। खास जो है वो ये जैसे पेरेंट चाइल्ड लव की जो बात है वो उसमें आगे आएगी। ऑल 3 टाइप्स ऑफ लव एक्सेप्ट फॉर ग्रेड 3B क्रिएट्स फटीग। अब जो आध्यात्मिक भाव है, आध्यात्मिक प्रेम है, उसके अंदर एक थकान, फटीग नहीं लगती है। बाकी के तीनों जो है, वर्ल्डली लव है या पेरेंट चाइल्ड का लव है या सेल्फ लव है, सबके अंदर एक थकान व्यक्ति के अंदर आती है। क्योंकि जो वर्ल्डली लव है उसके अंदर इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके कारण थकान आती है। बच्चों की प्रति जो प्रेम है उसके साथ में बच्चों की जो इतनी संभाल लेनी पड़ती है, उसके प्रति ध्यान देना पड़ता है, तो ये वो भी एक थकान का कारण बन जाता है। और बच्चे जितने छोटे होते हैं इतना ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान रखना पड़ता है, तो एक अटेंशन खा जाता है। बच्चों के पीछे हमारा अटेंशन बहुत चला जाता है। इसलिए ये स्पिरिचुअल लव के सिवा दूसरे प्रेम के अंदर एक थकान महसूस होती है। अब जो यहाँ 2-3 पैराग्राफ है वो इतने काम के नहीं है हमारे टॉपिक के हिसाब से। लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें वो पढ़ते हैं 375 के ऊपर। When love creates a human body, that child feeds on love, it grows on love, but this relationship of love does not go on forever in good. It stops sooner or later, more often sooner than later, for the intensity slows down and in many cases completely disappears. तो एक जो है कि जो एक बालक का जन्म होता है तो वो एक प्रेम के कारण, एक स्त्री पुरुष का जो एक प्रेम होता है उसका मिलन होता है, उसके कारण एक बालक का जन्म होता है। और बालक का प्रेम के कारण ही उसका फिर पोषण होता है, उसका विकास होता है। तो बालक के विकास के अंदर प्रेम का, माँ बाप के प्रेम का बहुत महत्व होता है। पर ये भूलोग है उसके अंदर जो है वो कुछ ऐसा है कि जैसे बच्चे का उम्र बढ़ती है ऐसे थोड़ा प्रेम फिर माँ बाप का कम होता जाता है। और कई बार तो जब बच्चों की शादी हो जाती है तो बहुत प्रेम कम हो जाता है। तो ये एक भूलोक के अंदर एक नेचुरल एक फेनोमिना है, उसके अंदर कोई व्यक्ति के हाथ में नहीं है। पर इस तरह धीरे धीरे करके प्रेम कम हो जाता है और कई किस्सों के अंदर एकदम डिसअपीयर, मतलब प्रेम अदृश्य ही हो जाता है। और स्त्री पुरुष के संबंधों के अंदर भी ऐसा ही होता है। शुरुआत में प्रेम की इंटेंसिटी होती है, फिर धीरे धीरे कम होता है और कई किस्सों के अंदर जो है वो प्रेम जो है एकदम समाप्त हो जाता है।
अदृश्य हो जाता है। On the quality of this relationship and how soon it starts to slow down depends on emotional maturity of the child. Physical growth is not so important and neither is intellectual growth, because both have other sources and factors that take care of them. But the emotional growth of the child has only one source, and that is the parents, not child and mother only. Otherwise, it leaves a vital gap for both parents. तो अब जो बच्चा बढ़ता है, उसकी उम्र बढ़ती है, वो उसके अंदर जो है वो कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के प्रति प्रेम जो है उसका कम होता जाता है। माँ बाप का प्रेम तो शायद रहता है, पर हम देखते हैं कि बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ऐसे ऐसे बच्चों का प्रेम माँ बाप के प्रति कम होता जाता है, और कई बार शादी होने के बाद तो बिल्कुल कम हो जाता है। पर ये व्यक्ति की या बच्चे की इमोशनल मैच्योरिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर बच्चा समझदार है और बच्चे की परवरिश भी इस तरह की गई है, माँ बाप ने एक बचपन से बच्चे का खूब ध्यान रखा है, खूब प्रेम दिया है, तो बच्चों के अंदर एक इमोशनल मैच्योरिटी बनती है, और वो इमोशनल मैच्योरिटी के कारण शायद वो प्रेम टिका रह सकता है। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसका जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ, हम ज़्यादातर बार ध्यान देते हैं फिजिकल ग्रोथ के ऊपर। बच्चे ने क्या खाया, क्या नहीं खाया, इसका फिजिकल ग्रोथ कैसा है, वजन बढ़ता है कि नहीं, या कई लोग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के ऊपर, स्कूल में जाता है तो अच्छी तरह पढ़ता है कि नहीं, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं बच्चों के अंदर। पर उसका जो इमोशनल पार्ट जो है, इमोशनल ग्रोथ है, वो कितना बड़ा है उसके अंदर, वो हम देखते नहीं। और ये फिजिकल और इंटेलेक्चुअल है, उसके तो दूसरे भी रास्ते हैं, दूसरे सोर्स है कि जिसके द्वारा बच्चों को का विकास किया जाता है। पर इमोशनल ग्रोथ है सिर्फ और सिर्फ माँ बाप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो वो सोर्स जो है पेरेंट्स के पास में, और यहाँ लिखा है कि नॉट चाइल्ड एंड मदर ओनली, पर मतलब कि माँ और बाप दोनों की बच्चों को ज़रूरत होती है। और अगर ये प्रेम नहीं मिलता है दोनों से तो एक वाइटल गैप आ जाती है, एक दरार पड़ जाती है, और बच्चे के अंदर इसकी एक नकारात्मक असर उसके अंदर आ जाती है। और देखो आज फादर्स डे है, और मुझे ये टॉपिक मिला कि पहले अपेंडिक्स 2 में ये जो बताया हुआ है माँ बाप का प्रेम बच्चों के प्रति क्या है, उसकी थोड़ी बात करते हैं। तो ये बात खास समझने की है कि बच्चों के इमोशनल विकास के प्रति हमारा कितना ध्यान है, और माँ और बाप दोनों का ध्यान होना चाहिए। अब आजकल होता क्या है कि जो फादर होता है वो तो नौकरी धंधे में ज़्यादातर लगा रहता है, दिन भर में बाहर रहता है, तो उसका बच्चे के प्रति ध्यान कम होता है। माँ ज़्यादातर घर में रहती है तो उसका बच्चे के प्रति ज़्यादा ध्यान रहता है, और उसके ग्रोथ में वो थोड़ा बहुत ध्यान भी देती है। पर क्योंकि कई फादर्स को ये सेंस नहीं है कि जाने अनजाने में जो बच्चों को इग्नोर किया जाता है उसकी नकारात्मक असर उसके ऊपर बहुत पड़ती है, और वो उसके स्वभाव में भी आती है, तो उसका स्वभाव फिर बिगड़ने लगता है। दूसरा क्या होता है कि जब बच्चों को माँ बाप से प्रेम नहीं मिलता है, तब थोड़ी उम्र बढ़ती है, 16-17 साल के होते हैं, तो फिर दूसरों के प्रति वो आकर्षित होते हैं, और दूसरों के अंदर वो प्रेम ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। अगर घर में से ही उसको सफिशिएंट प्रेम मिलता है तो इतना बाहर का आकर्षण उसको इतनी जल्दी नहीं लगेगा। नहीं तो आजकल हम देखते हैं बहुत छोटी उम्र से बच्चों को दूसरों के प्रति एक आकर्षण का भाव चालू हो जाता है। तो इसके कारण यही है कि माँ बाप की ओर से जो प्रेम मिलना चाहिए उसकी कमी उसके अंदर रह जाती है। तो ये बात
खास ध्यान में रखनी है। अब आगे देखते हैं। द ह्यूमन बीइंग इज फर्स्ट एंड लास्ट एन इमोशनल एंटिटी बिकॉज द प्राइमरी बॉडी द एस्ट्रल और मोलिकुलर बॉडी इज द बॉडी ऑफ इमोशंस। अब हम जिसको इमोशंस कहते हैं वो क्या है? वो एक्चुअली हमारा एस्ट्रल बॉडी का ही एक पार्ट है। तो एस्ट्रल बॉडी जो है इसका एक पार्ट है, इसलिए उसको इमोशनल बॉडी भी कहते हैं। और एस्ट्रल बॉडी जो है उसकी बचपन से ये अगर इमोशंस को हम अच्छी तरह टैकल करते हैं तो उसका एस्ट्रल बॉडी का विकास में भी उसकी एक संभावना बनती है। इमोशंस आर केमिकल्स, दे आर वाइब्रेशंस दैट कैन बिल्ड और ब्रेक। In this fine sensitive human body, energy exchanges and chemical reactions and transformation take place continuously. When this take place properly, they make the human body biologically complete or whole. Even so, this parent-child relationship should be total and complete, for it is the most important factor. तो जो यहाँ एक तो एस्ट्रल बॉडी का इमोशनल बॉडी एक पार्ट है, वो एक तो हमें समझना है। और दूसरी बात ये है कि फिजिकल बॉडी के अंदर जो हमारे केमिकल्स है, मतलब हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, वही एस्ट्रल बॉडी के अंदर इमोशंस बनते हैं। मतलब इमोशंस और केमिकल का बहुत गहरा संबंध है। और इसीलिए तावड़िया जी कई बार उनके लेक्चर में भी कहते थे कि इमोशंस आर केमिकल्स, मतलब कि एस्ट्रल में इमोशंस, फिजिकल अंदर केमिकल्स या हार्मोन जिसको हम कहते हैं वो। और जब अगर ये इसका अच्छी तरह ध्यान दिया जाता है तो ये फिजिकल के अंदर जो है वो हार्मोन भी अच्छी तरह जनरेट होते हैं और उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। और एस्ट्रल के अंदर ये इमोशंस बनते हैं और उसके ये इमोशंस का अपना एक वाइब्रेशन भी होता है और वो वाइब्रेशंस बढ़ भी सकता है और टूट भी सकता है। तो ये हमारा जो एक सेंसिटिव ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शंस और ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी एक्सचेंज, ये सब चलता रहता है। और जब ये कंप्लीट बनता है तब इसको हम बायोलॉजिकली कंप्लीट कहते हैं। तो ये तावड़िया जी के सिस्टम का खास वर्ड है, बायोलॉजिकली कंप्लीट। मतलब व्यक्ति प्रोग्रेस करता है तो प्रोग्रेस करके करते शायद 3A के स्टेज तक पहुंचता है, तब उसके अंदर जो है वो बायोलॉजिकली कंप्लीटनेस या होलनेस उसके अंदर आती है। When this takes place properly, they make the human body biologically complete or whole. Even so, this parent-child relationship should be total and complete, for it is the most important factor. तो माँ बाप और बच्चों के प्रति का जो संबंध है या प्रेम का भाव है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके अंदर कोई प्रकार का एक कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कई बार कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है और सेक्रीफाइस करके अगर बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है तो उसका विकास अच्छा होता है। तो सेक्रीफाइस क्या है वो आगे इसमें आएगा। द क्रिटिकल पीरियड्स, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द क्रिटिकल पीरियड्स आर बिटवीन द एज 0 to 3 years, 3 to 7 years एंड फ्रॉम 7 to 14 years। अब बच्चों के अंदर जो है वो क्रिटिकल एक पीरियड होते हैं और वो 14 साल तक में 3 हिस्सों के अंदर है। तो बचपन से लेके, जिसके जन्म से लेके 3 साल तक इसकी परवरिश किस तरह हुई है उसके ऊपर भी एक उसका आधार है। दूसरा 3 साल से 7 साल का जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और उसको नर्सरी वगैरह में हम डालते हैं तो वहाँ इसकी किस तरह केयर ली जाती है, उसका विकास वहाँ किस तरह होता है, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और फिर थोड़ा बच्चा और बड़ा होता है, 7 से 14 साल की उम्र में वो आता है, टीनेजर्स, तब उसकी जो है वो इसकी केयर कितनी ली जाती है, उसके प्रति कितना हम ध्यान देते हैं, ये तीनों जो है ये उम्र का जो पड़ाव है वो तीनों बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे की लाइफ के अंदर।
If for some reason love from either of the parents is neglected in any one period, compensatory love must be given later to fill that gap. अब क्या होता है कि अगर माँ या बाप किसी के द्वारा उसको प्रेम नहीं मिलता है तो उसको कॉम्पनसेट करना पड़ता है, उसको उसको एक किसी न किसी दूसरे रूप में भी उसको वो प्रेम मिलना चाहिए, और वो अगर नहीं मिलता है तो उसके एक खामियाजा उसके अंदर रहता है। दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल। तो ये दोनों के द्वारा प्रेम मिलना वो बहुत इम्पोर्टेंट और एसेंशियल है। वेन एवर इज मिसिंग इज फेल्ट बट इज नॉट ईजी फॉर द ग्रोइंग और ग्रोन अप चाइल्ड to express even after adult age. This missing is felt throughout life and the individual seeks for its fulfillment but knows not how to, nor what, nor where. He only feels it deep down in the so-called subconscious, that is in the memory pattern where it is registered. All such missing is also recorded in the supermicro recording monitor as characteristics. So the individual is in constant search in many ways. Many social activities of men and women are dictated by this missing aspect. The individual may even go round the world seeking it but never finding it, only feeling its loss. In many cases, this loss creates some kind of peculiarities and eccentricities, some sort of to drugs and some to the solitary life of ashram, some love lower life and animals, and some follow cult. तो ये पूरे पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। ये पहली बात ये है कि जो प्रेम बच्चा मिस कर रहा है, अभी थोड़ा वो उम्र तो उसकी बढ़ गई है, पर उसके अंदर जो एक मिसिंग हो गया वो ज़िंदगी भर के लिए वो मिसिंग रहता है, वो किसी तरह भी फुलफिल नहीं हो सकता। वो चाहे दुनिया में कहीं भी जाए, कहीं भी घूम ले, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आए, फिर भी वो कमी जो है वो पूर्ण रूप से तो कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकती है, और उसका ये चीज़ जो है उसके सबकॉन्शियस के अंदर डीप डाउन में वो चली जाती है, जिसको हम मेमोरी पैटर्न कहते हैं। तो मेमोरी पैटर्न के अंदर ये रजिस्टर हो जाती है, और उसका जो सुपर माइक्रो रिकॉर्डिंग मॉनिटर्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और दूसरा महाकाल के अंदर होते हैं। तो वहाँ भी एक रिकॉर्डिंग हो जाता है, जिसको हम चित्रगुप्त कहते हैं। इस प्रकार का ये रिकॉर्डिंग है, और इस तरह जो है व्यक्ति ये जो एक कमी है उसके कारण कई बार फिर सोशल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं लोग, कुछ ग्रुप्स बनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। उसके पीछे भी यही है कि जो एक मिसिंग है उसको व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक फुलफिल करने का प्रयत्न करते हैं। यहाँ तक कि तावरिया जी तो आगे कहते हैं कि हमारे जो रिलीजन, फिलोसॉफी, योगा, जैन वगैरह हैं, उसके अंदर भी व्यक्ति जो जाता है तो इसी कारण कि एक मिसिंग चीज़ इसको है, तो उसके कारण कई बार व्यक्ति आध्यात्म में भी चला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस व्यक्ति के अंदर रहता है। और ये चीज़ साधना के अंदर भी एक माइनस पॉइंट में रहती है कि, और ज़्यादातर लोगों के अंदर ये मिसिंग होता है, ऐसा नहीं, बहुत कम खुशनसीब ऐसे बच्चे होंगे कि जिसको माँ और बाप दोनों का प्रेम मिला होगा। क्योंकि कई लोगों को तो माँ बाप का प्रेम बचपन से, कहीं तो माँ और बाप होते ही नहीं है, तो एक लॉस वहाँ से ही चालू हो जाता है। और कई बार माँ बाप दोनों होते हैं पर निग्लिजेंस के कारण वो बच्चा को प्रेम प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरह फिर ये जो कमी होती है तो फिर वो कुछ ऐसे ग्रुप बनाते हैं या कुछ ऐसे तरह करते हैं
कई लोग जो है वो इसके अंदर एक ड्रग्स के अंदर चले जाते हैं, या फिर कई लोग जो है सब घर बार छोड़कर आश्रम में या कहीं चले जाते हैं। कई लोग प्राणियों को, जो पेट डॉग्स वगैरह होते हैं, प्राणियों को पालते हैं। उसके पीछे भी यही कारण है कि उसके अंदर जो भाव की कमी रह गई है, तो फिर वो कुत्ते बिल्ली वगैरह को पाल के थोड़ा उसको कॉम्पनसेट करने का प्रयत्न करते हैं। और कई लोग कुछ कल्ट संप्रदाय वगैरह में जुड़ जाते हैं। इस तरह इन शॉर्ट जो एक कमी बच्चे के अंदर रह गई है वो कभी भी पूर्ण होती नहीं है, और वो कहीं ना कहीं से प्रयत्न करता रहता है। तो माँ बाप का कर्तव्य ये है, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसको मैं YouTube पर डालूँगा तो बहुत सारे लोग सुनेंगे, और जो माँ बाप है इनकी जो ड्यूटी है वो कुछ लोग कुछ इसको समझ सके, तो एक आने वाली पीढ़ी के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह जो है वो कमी रहती है। अब आगे कहते हैं, दिस सर्च टुडे इज वाइड स्प्रेड, एक्यूट एंड मोर प्रोनाउंस्ड because in this last 50-60 years this aspect of love has been missing more and more as the child is left in the care of servant and strangers। ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी एक गंभीर बाबत है। आजकल क्या है कि लोगों को कहते हैं कि भाई हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए हम दोनों को काम करना पड़ता है, और दोनों काम पर चले जाते हैं, पर किसके भरोसे। तो कई बार आया सर्वेंट वगैरह होते हैं, उनको छोड़कर कोई पड़ोसी के वहाँ जाके करते आए, कोई किसी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और दोनों सर्विस के ऊपर चले जाते हैं। और उसकी असर बच्चे के ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर क्या गुजरती है, वो लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपने माँ बाप होने के बावजूद वो कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये हम जो कर रहे हैं उसकी नेगेटिव असर बच्चों के अंदर कितनी पड़ रही है। पर क्या करें, लोगों को लगता है कि नहीं, अच्छी तरह जीना है तो कमाना पड़ेगा, और इसके लिए तो चाहे कुछ भी हो, वो लोग सब लोग एडजस्टमेंट, अब ये एक सीख गए हैं कि एडजस्टमेंट कर लो किसी तरह। All over the world, life has reached such a tempo that none of the parents have time for the child. They say we have to make both ends meet, मतलब कि दोनों को मिलके कमाना पड़ेगा। And so we both have to work, little realizing that hurricanes and tempests they leave behind in the heart and mind of the child. Do parents realize this damage is more than what they could earn jointly? If parents are not able to devote fairly reasonable time and love, and this in plenty, they should use preventive measures and not have children, rather than give life to a child and then not nurse it themselves as it ought to be, but leave it to babysitters, nurses, crutches, etc. तो बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से उन्होंने यहाँ बहुत सारी बातें कही हैं। ये माँ बापों को बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि बच्चों के अंदर जब दोनों कमाने के लिए तो निकल जाते हैं, दोनों कमाने के लिए निकलते हैं, पर उसकी असर बच्चों के अंदर, बच्चा अकेला अकेला उसको खिलौना दे देते हैं, उसको ये करते हैं वो करते हैं, और माँ बाप मानते हैं कि हाँ कोई नहीं, बच्चा कहीं, आजकल तो मोबाइल भी दे देते हैं लोग, और टीवी के सामने बिठा देते हैं, जैसे अपना काम हो गया बच्चा देखता रहेगा टीवी मोबाइल। तो किसी न किसी तरह एक जो है वो एक बच्चे के साथ कितना अन्याय होता है वो माँ बाप की समझ में नहीं आता है। और
ये तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप बच्चा ही मत प्रोड्यूस करो। वही आप प्रिवेंटिव मेजर लो और बच्चे को मत लाओ, क्योंकि बच्चा आता है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम छोड़ नहीं सकते हैं, उससे हम परे नहीं हो सकते हैं। फिर बेबी सीटर्स के अंदर बिता देना, कोई नर्स को ला देना और बच्चे की केयर लेना, वो बिल्कुल गलत है। अब लास्ट एक दो बात देख लेते हैं। As creation begins in love, so life begins in love. Then why is this something missing? Why are products of love miserable and unhappy? Is God indifferent? Are we indifferent towards God and towards ourselves? Why is something missing from love? If it is love, it should be complete, and if it is complete, we can be again what we were in creation. तो सृष्टि की रचना ही एक प्रेम भाव से उत्पन्न हुई है। जो सारा संसार जो जन्मा है वो एक प्रेम के द्वारा ही जन्मा है। और देखो कि ये एक प्रेम का तत्व है, वो खाली मनुष्य के अंदर नहीं। एक जब बच्चों की केयर की बात आती है तो शायद आप देखोगे एनिमल प्लैनेट्स वगैरह के अंदर की जो एनिमल्स होते हैं वो इतने उसके बच्चे की केयर कितनी हद तक लेते हैं, और उसके दुश्मनों से किस तरह उसको सेव रखते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये एक हमें देखने की बात है कि हमसे ज़्यादा तो एनिमल के अंदर ये स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग होती है अपने बच्चों के लिए। तो प्रेम, ये क्योंकि ये सृष्टि का जन्म ही प्रेम से हुआ है, और सृष्टि जो शुरुआत हुई है, जो आगे बढ़ी है, वो सब प्रेम से ही सब कुछ बना है। तो फिर ये मिसिंग क्यों है? और वाई आर प्रोडक्ट्स ऑफ लव मिजरेबल एंड अनहैप्पी? प्रोडक्ट्स ऑफ लव मतलब जो व्यक्ति है, जो जन्मा है, वो प्रेम के कारण आया है। माँ बाप का मिलन भी जो होता है तो एक प्रेम होता है, तब मिलन के बाद में बच्चे का जन्म होता है। तो फिर भी ये एक मिजरेबल और अनहैप्पी, ये बच्चा जो आया, वो जो प्रेम के कारण आया, वो बच्चा आज दुखी है, मिजरेबल है, अनहैप्पी है। तो क्या भगवान इनडिफरेंट हो गया है? क्या भगवान कुछ हमारे उपेक्षा कर रहा है क्या, कि हम भगवान के प्रति इस तरह के हो गए हैं, हमारे अंदर इनडिफरेंट आ गया है भगवान के प्रति और हमारे खुद के प्रति? वाई इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम लव? तो ये एक प्रेम का एक तत्व जो है, जो एक अद्भुत है, कोई क्यों एक मिस हो गया है? इफ इट इज लव, इट शुड बी कंप्लीट, एंड इफ इट इज कंप्लीट, वी कैन बी अगेन व्हाट वी वेर इन क्रिएशन। तो अगर वो प्रेम तत्व हमारे अंदर फिर से जन्म ले लेता है, तो हम जैसे क्रिएशन के अंदर थे प्रेम से पूर्ण, इसी तरह फिर से हम हो सकते हैं। और लास्ट बात कहते हैं, द सर्च इन द नेम ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी, फिलोसॉफी, योगा, zen and other search disciplines is only a search for what is missing from love. One full note is missing, not just a semitone. This makes an individual biologically incomplete. In studying the diagrams, we have noted how very important it is to be biologically complete. If one is not biologically complete, whose fault it is? तो ये बात है। व्यक्ति आखिर में फिर शायद धर्म के अंदर जाके, दूसरी चीज़ों के अंदर जाके भी फिर ये प्रेम को ढूंढने लगता है, और व्यक्ति ने भगवान को तो देखा नहीं है, तो एक भगवान की कल्पना करता है और भगवान के प्रेम में पड़ जाता है। वो भी इसीलिए क्योंकि उसके अंदर कुछ मिसिंग है, तो वो एक भगवान को मानने लगता है और उसके प्रति कुछ भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न करता है। दूसरी बात,
बच्चों के ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए, उनकी पिटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे उनके अंदर बहुत गहरे जख्म हो जाते हैं और एक नफ़रत का भाव उनके अंदर आ जाता है। तो ये खास करके क्या होता है कि पुरुष जो होता है उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो बच्चा कुछ गलती करता है या मार्क्स कम आते हैं तो वो पिटाई करने लगता है। उसकी बहुत नेगेटिव असर बच्चों के दिमाग के ऊपर रहती है और ये सारी चीज़ें हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं। हमारे तो पिताजी बहुत जल्दी गुजर गए थे, तो बड़े भाई थे और वो बहुत पिटाई करते थे, तो सालों तक उनके प्रति एक नफ़रत का भाव रहा था। तो ये सब हम अपने अनुभव से भी समझ सकते हैं। और हमारा एक साधक फ्रेंड है, वो एक बार कहता था कि वो जब बहुत छोटा था तो उनके माँ और बाप दोनों उसकी पिटाई करते थे और बहुत पिटाई करते थे बार बार। तो उसके अंदर ऐसा भाव आता था कि ये लोग मुझे इतना मारते हैं तो ये मर क्यों नहीं जाते हैं, इनको मर जाना चाहिए, इतना पीटते हैं। अब देखो बच्चे के अंदर कितनी घृणा माँ बाप के प्रति पैदा होती होगी, और ये कुछ माँ बाप समझते नहीं है। तो और कभी कभी केस तो एकदम एक्सट्रीम लेवल के हो जाते हैं। बहुत साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि अमेरिका में एक आदमी एक नई कार लेके आया घर। बहुत सुंदर कार थी, इसका कलर बहुत अच्छा था। अब इसका एक 5 साल का बच्चा था, वो तो बेचारा, उसको तो कुछ समझ थी नहीं, तो उसने एक कोई कील जैसी कोई चीज़ को लेकर सब पूरी गाड़ी को पर स्क्रैचेस कर दिए। जब उसके बाप ने देखा तो उसको इतना गुस्सा आया कि एक हथौड़ा लेकर उसके बच्चे के हाथ के ऊपर मार दिया और हाथ तोड़ दिया। अब ये गलती उसने की, फिर उसको अपने पर ही इतना गुस्सा आया, इतना बुरा लगा कि उसने अपने आप को गोली मार दी। तो कैसी ट्रेजेडी हो जाती है। तो पर क्या है कि हमारे इमोशंस हमारे काबू में नहीं है, इसलिए फिर ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है। और जिन बच्चों के साथ में कुछ अन्याय होता है उनके अंदर एक ड्राइनेस आ जाती है। मुझे याद है कि मैं 19-20 साल का था तो मैंने ये योग की प्रैक्टिस तो चालू कर दी थी। आसन प्राणायाम पहले करता था, फिर जब मैं ध्यान करता था खास करके हृदय केंद्र के ऊपर, तो एक प्रकार की वहाँ एक ड्राइनेस फील होती थी, एक गैप जैसा एक महसूस होता था, वहाँ कुछ खालीपन है ऐसा महसूस होता था। तो उस समय मुझे पता नहीं चलता था कि ये इमोशनल एनर्जी की कमी है, इमोशनल एनर्जी जनरेट नहीं होती है। और फिर बहुत सालों के बाद ये समझ में आया। तो इस तरह हम अपने अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।